हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया आप वोकैब सेक्शन में स्कोर कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी उतना ही बढ़िया आपका कॉम्प्रहेंशन स्किल्स। अगर आपके कॉम्प्रहेंशन स्किल्स वीक है, ना सिर्फ रीडिंग बल्कि नोइंग द वोकैबुलरी ऑल्सो विल हेल्प यू। राइट, शुरू करते हैं अपना सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना आपको कैसे हेल्प करता है? जब भी आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखना होता है, knowing the correct parts of speech of the words helps you use the appropriate form of the word in your sentences and in your writing. So yes, it will help you directly. Intervention का मतलब क्या होता है? Action taking to change a situation. किसी भी सिचुएशन में अगर आपको बदलाव लाना है तो वो बदलाव लाने के लिए जो आप कदम उठाते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। सिनोनिम्स हैं आपके इन्वॉल्वमेंट और इन्फरेंस। एंटोनिम क्या हो जाए? इंटरफियरेंस, सॉरी। एंटोनिम्स क्या है? विड्रॉल। आप या तो स्टेप लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और चीज़ों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, या तो आप इंटरफियर नहीं करते या पीछे हट जाते हैं, है ना। तो विड्रॉल और नॉन इंटरफियरेंस दोनों भी एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको इन दोनों का मीनिंग समझ में आ रहा है, विड्रॉल और नॉन इंटरफियरेंस। देखिए, ये दोनों भी वर्ड्स इंटरफियरेंस या इंटरवेंशन के एंटोनिम्स है, लेकिन ये दोनों जरूरी नहीं है सेम है। देखिए, एक तो है यहाँ पे कोई सिचुएशन है, मैं उसमें इन्वॉल्व हुई, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं विड्रॉ हो गई, मतलब पहले इन्वॉल्व थी अब मैं पीछे हट गई। नाउ सेकेंड सिचुएशन, कोई सिचुएशन है मैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रही हूँ। यू सी द डिफरेंस? एक तो है विड्रॉल, दूसरा है नॉन इंटरफियरेंस। हम इंटरफियर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक है। सो ये दोनों भी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप यू आर एबल टू सी द डिफरेंस, राइट। पुलिस इंटरवेंशन हेल्प द प्लेटफॉर्म मीट डिमांड, है ना। द नेक्स्ट वन इज ऑपरेशनलाइज। ऑपरेशनलाइज, ऑपरेशन नाउन है, ठीक है, ऑपरेशनल एडजेक्टिव है, ऑपरेशनलाइज वर्ब बन गया, है ना। ऑपरेशनलाइज मतलब कोई भी चीज कार्यरत करना, प्रैक्टिस में लाना, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, एग्जीक्यूट करना। एंटोनिम होगा या तो आपने होल्ड कर दिया, सस्पेंड कर दिया। नाउ ड्राफ्ट रूल्स टू ऑपरेशनलाइज द रिफ्रेश्ड लेबर कोड्स वर पब्लिश्ड। जो रिफ्रेश्ड या नए लेबर कोड्स है ना, उनको कार्यरत करने के लिए ड्राफ्ट रूल्स जो हैं वो पब्लिश कर दिए गए हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रेंडरिंग। रेंडरिंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग और कॉजिंग। कोई चीज मेक करना या घटित होने देना, है ना, मेक करना, कॉज करना। एंटोनिम क्या होगा? कोई चीज प्रिवेंट करो या टाल दो, अवॉइड करो। मेकिंग और कॉजिंग, प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग। Rendering their strike more urgent. Rendering their strike more urgent. The next word is obligated. Obligate करना मतलब required by duty और law. कानूनी तौर से जब आप कहते हैं कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है, करना पड़ेगा, है ना, तब हम उसे कहेंगे obligated, है ना। required और bound. Antonyms क्या है? free और unbound, जिस पर कोई पाबंदी नहीं है। वी वोंट से पाबंदी, जिस पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, उसे हम कहेंगे फ्री और अनबाउंड। द प्लेटफॉर्म इज नॉट ओनली ऑब्लिगेटेड टू मेक अ ग्रॉस द प्लेटफॉर्म इज ओनली ऑब्लिगेटेड टू मेक अ ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। प्लेटफॉर्म को ऑब्लिगेट किया गया है, मतलब उनको कंपल्सरी करा गया है कि आप एक ग्रॉस कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। ओपेक का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नॉट क्लियर और ट्रांसपेरेंट। मीनिंग समझो, अस्पष्ट, कोई चीज़ अस्पष्ट है। जब आप किसी चीज़ को अस्पष्ट कह रहे हैं तो आप उसकी विशेषता बता रहे हैं या उसको कोई नाम दे रहे हैं? आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। क्वालिटी बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिटी बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। सो अनक्लियर, ऑब्सक्योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। ऑब्सक्योर, वेग, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कई बार आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुके हैं बच्चों, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट और क्लियर। ट्रांसपेरेंट और क्लियर। ओपेक इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स रिमेन अनएड्रेस्ड। ओपेक मतलब इंसेंटिव स्ट्रक्चर, आप कोई काम कर रहे हो तो आपको उसका इनाम दिया जा रहा है, वही है इंसेंटिव। तो ऐसे जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स है यानी कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स है वो अस्पष्ट है। तो हम बात कर रहे हैं ओपेक इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स, यानी कि अस्पष्ट इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स जो है वो अभी भी
अनएड्रेस्ड है, मतलब उन पर कोई काम नहीं कर रहा है या कोई उसके बारे में बात या उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। कंप्लायंस इज ANCE एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ये नाउन्स होते हैं आपके, ठीक है। ANCE एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। कंप्लायंस का मतलब होता है पालन करना, एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो भी नियम कायदे कानून हो उसके मुताबिक उसके हिसाब से काम करना, उसको फॉलो करना, उसको ओबे करना इज कंप्लाई करना। अध्यरेंस, ओबीडियंस। नाउ वायलेशन और डिफायंस, डिफाई करना, ओबे करना मतलब पालन करना, ओबे ना करना द वर्ड इज डिफाई, है ना। तो डिफाई का बना डिफायंस, ओबे का बना ओबीडियंस। ये दोनों वर्ब्स हैं और ये दोनों नाउन फॉर्म्स है, राइट। नाउ रूल्स आर बिल्ट अराउंड एम्प्लॉयर कंप्लायंस। रूल्स जो बनाए जाते हैं वो एम्प्लॉयर कंप्लायंस के अराउंड बनाए गए हैं। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट अगेन मीनिंग देखो, क्लियर और डेफिनेट, है ना। क्लियर और डेफिनेट, कॉन्क्रीट। सो ये क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वालिटी बताने वाला शब्द है। डेफिनेट, सॉलिड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेग, अभी अभी हमने पढ़ा। ऑब्सक्योर, है ना। ओनली द सोशल सिक्योरिटी चेंजेस आर कॉन्क्रीट। हम कह रहे हैं कि भाई जो सोशल सिक्योरिटी वाले चेंजेस हैं बस वही खाली कॉन्क्रीट हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ओवर टाइम, जो धीरे 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 बढ़ता जाए उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव, है ना। टोटल, एग्रीगेट। एंटोनिम्स हैं सेपरेट और इंडिविजुअल। 120 क्यूमुलेटिव डेज अक्रॉस एग्रीगेटर्स, है ना। सो एग्रीगेटर्स के अक्रॉस 120 क्यूमुलेटिव डेज है। ना एक्सप्लिसिट मतलब बिल्कुल क्लियरली जो चीज बोला गया है। इम्प्लिसिट मतलब बातों बातों में इनडायरेक्टली जो बोला जाए, है ना। इम्प्लिसिट है मतलब तुम्हें खुद समझना पड़ेगा, इनडायरेक्टली बोला गया। एक्सप्लिसिट मतलब साफ साफ बोल दिया, क्लियरली स्टेटेड, क्लियर, डायरेक्ट। एंटोनिम क्या है? इम्प्लिसिट और हिडन। थ्रेशहोल्ड्स मस्ट इंक्लूड एक्सप्लिसिट प्रोटेक्शंस। कह रहे हैं कि जो भी थ्रेशहोल्ड्स हैं उसमें एक्सप्लिसिट प्रोटेक्शंस होना चाहिए। लैप्स का मतलब क्या है? लैप्स मतलब कोई चीज़ जो खत्म हो जाए, इनवैलिड हो जाए, एक्सपायर हो जाए, एंड हो जाए। एंटोनिम क्या होगा? कंटिन्यू या फिर परसिस्ट। बेनिफिट्स शुड नॉट लैप्स आफ्टर अ बैड क्वार्टर। कह रहे हैं कि जो भी बेनिफिट्स हैं एक बैड क्वार्टर के बाद में, एक चौथाई टाइम अगर बीत रहा है या एक चौथाई कोई काम हुआ है, जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी एक अगर बैड क्वार्टर है तो उसके बाद में बेनिफिट्स जो है वो लैप्स नहीं होने चाहिए, यानी कि इनवैलिड, खत्म या एक्सपायर नहीं होने चाहिए। डिमांड स्लम्प, स्लम्प मतलब गिरावट आना, किसी चीज़ में कमी आना। शार्प फॉल इन डिमांड। डाउनटर्न या डिक्लाइन भी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएगा बूम या फिर सर्ज, अचानक से किसी चीज में बढ़ोतरी आ रही है। सो सर्ज, स्लम्प, ठीक है। सर्ज, स्लम्प। वर्कर्स रिस्पॉन्डिंग टू अ डिमांड स्लम्प बियॉन्ड देयर कंट्रोल, है ना। तो वर्कर्स जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं डिमांड स्लम्प पे, बियॉन्ड देयर कंट्रोल, उनके कंट्रोल में तो है नहीं, राइट। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज सेरेन पाठशाला। आप किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, डिफेंस, बैंक्स, अगर आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश एक इंटीग्रल पार्ट है, अगर इंग्लिश आपके सिलेक्शन में रोल प्ले करता है, तो आपको ये बैच लेना चाहिए, कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। स्टूडेंट्स, 3 महीने का बैच आपको 249 में मिल जाएगा, 6 महीने का 449 और साल भर का बैच आपको मिल जाएगा 649 में। रिकॉर्डेड बैच है ये, वीओडी बैच है। 200+ आवर्स का आपको कंटेंट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। 200+ आवर्स का कंटेंट मतलब इसमें एक्सक्लूसिव थियोरी क्लासेस है, ग्रामर इन डिटेल पूरा कराया गया है, वोकैबुलरी है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशंस, सब कुछ के अलग अलग 15-15, 20-20 क्लासेस है, प्लस आपके प्रैक्टिस सेशंस है जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बेस्ड हैं, राइट। सो दिस हैज़ अ वेरी comprehensive coverage of your entire syllabus. Then we have Spoken English Express batch, which is for students who want to increase or improve their communication skills, जो अपना confidence improve करना चाहते हैं। अब IBSA इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS का एग्जाम टियर 1 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, टियर 2 की तैयारी हो रही है। बैच हमारा चालू है, फटाफट से आप इसमें ज्वाइन कर लेंगे। कोड यूज़ कर लेंगे YTIB YTIB 100, जिससे आपको फ्लैट 100 रुपीज़ का डिस्काउंट इस बैच पर मिल जाएगा, ठीक है। सो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टियर 2 के बैच में हम कंप्लीट ट्रांसलेशन कर रहे हैं
राइट और ट्रांसलेशन के साथ साथ आपका इंटरव्यू बैच भी है। अगर आप अपने टियर 1 के स्कोर्स से कॉन्फिडेंट हैं कि टियर 2 में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच पे भी अभी फिलहाल डिस्काउंट चल रहा है। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टियर 2 अभी ज्वाइन करिए, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे टियर 3 के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू की बढ़िया प्रिपरेशन हम करा सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाई एंड ड्राई ऑन गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, हाई एंड ड्राई मतलब हम गिग वर्कर्स जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, है ना, या जो थोड़े बहुत वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी की बात जब हम करते हैं, राइट। सो जो वर्कर्स हैं तो उनकी सिक्योरिटी क्या है, सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स नीड्स टू बी मेड accessible and secure in practice, ठीक है। द डे आफ्टर द स्ट्राइक बाय अ लाख और सो गिग वर्कर्स, ये गिग वर्कर्स कौन है, अक्रॉस इंडिया ऑन December 31, है ना, द CEO ऑफ वन प्लेटफॉर्म कमेंडेड पुलिस इंटरवेंशन। उन्होंने क्या किया कि पुलिस इंटरवेंशन जो है उसको उन्होंने कमेंड किया, यानी कि उसकी तारीफ की कि हाँ ठीक है चलो ठीक किया। टू हेल्प द प्लेटफॉर्म मीट डिमांड, है ना, तो उनका जो डिमांड है, उनकी जो नीड्स है उसको मीट करने में जो पुलिस इंटरवेंशन था उसकी उन्होंने हेल्प की है, राइट। नाउ दिस बैकड्रॉप वाज अनमिसेबल शॉर्टली आफ्टर द लेबर मिनिस्ट्री। हम कह रहे हैं कि भाई ये जो बैकड्रॉप है ये अनमिसेबल था, मतलब हम इसको मिस नहीं कर सकते थे, ये सबके सामने ही है। शॉर्टली आफ्टर द लेबर मिनिस्ट्री हैड, लेबर मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया था ड्राफ्ट रूल्स, किसके लिए, टू ऑपरेशनलाइज द रिफ्रेश्ड लेबर कोड्स फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। उन्होंने फ्रेश लेबर कोड्स बनाया है और उसको लागू करने के लिए ड्राफ्ट रूल्स बनाया है और उसको भेज दिया गया है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, है ना। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, उन रूल्स के मुताबिक क्या है, ये जो वर्कर्स हैं, है ना, जो आपने डेली वेज वर्कर्स, नॉट जस्ट डेली वेज वर्कर्स, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो जैसे जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सब जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ वगैरह है ना, तो ये सभी इंसेंटिव बेस्ड काम पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, राइट। सो दीज वर्कर्स विल बी इंडक्टेड इनटू द न्यू फ्रेमवर्क, इनको नए फ्रेमवर्क में इंडक्ट किया जाएगा, ओनली ऑन सोशल सिक्योरिटी, not only wages or working conditions rendering their strike more urgent, ठीक है। While the code on wages will apply across sectors and job categories, कह रहे हैं कि ये जो code on wages है ये तो सभी sectors पे और सभी job categories में apply करेगा। It excludes gig work from an employment relationship for wage purposes। ये जो gig work है इसको वो एक्सक्लूड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में फॉर वेज पर्पसेस। इंस्टेड इट इज बीइंग ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट, ये गिग वर्क को डिस्टिंक्ट ट्रीट कर रहे हैं। एंड द प्लेटफॉर्म इज ओनली ऑब्लिगेटेड, प्लेटफॉर्म को क्या करना है, अ ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फंड, कि जो भी प्लेटफॉर्म पर ये लोग काम करेंगे इनको एक सोशल सिक्योरिटी फंड के लिए, इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक ग्रॉस कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, एक मोटा मोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा सोशल सिक्योरिटी के लिए। द वर्कर्स डिमांड्स इंक्लूडिंग ओवर एल्गोरिथमिक रेट कट्स एंड ओपेक इंसेंटिव स्ट्रक्चर। अब इन लोगों का कैसा है, जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ओपेक है, मतलब इन्हें नहीं पता चलता कि किस हिसाब से इंसेंटिव हमें दिया जा रहा है ना, दस रिमेन अनएड्रेस्ड। Similarly, the OSH and WC central rules are built around employer compliance via the श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम सुविधा पोर्टल के जरिए इनका एम्प्लॉयर कंप्लायंस खाली बनाया हुआ है। बट दिस इज अ कन्वेंशनल मॉडल दैट डज नॉट एड्रेस कंसर्न्स ऑफ ऐप मीडिएटेड वर्क। अब ये जो बच्चे हैं ये कैसे काम कर रहे होते हैं, ये लोग कैसे काम कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू, है ना। आप ब्लिंकिट पर या फिर आप जोमेटो पे, स्विगी पे आप जो ऑर्डर्स देते हैं वो कैसे हैं, थ्रू ऐप आपको ऑर्डर्स देना होता है, और ऐप मीडिएटेड जो वर्क है उसको ये इंक्लूड नहीं करता है। ओनली सोशल सिक्योरिटी चेंजेस आर कॉन्क्रीट, कह रहे हैं कि जो चेंजेस हैं, जो बदलाव लाए गए हैं, सिर्फ सोशल सिक्योरिटी चेंजेस जो है वो कॉन्क्रीट है, मतलब जो स्पष्ट है। द ड्राफ्ट रूल्स हियर रिक्वायर गिग वर्कर्स टू रजिस्टर ऑन अ पोर्टल। यहाँ पे ये ड्राफ्ट रूल्स जो हैं वो इनका रिक्वायरमेंट क्या है,
द ड्राफ्ट रूल्स हियर रिक्वायर गिग वर्कर्स टू रजिस्टर ऑन अ पोर्टल। जो भी इन कंपनीज के साथ में काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो एक पोर्टल पे रजिस्टर करें एंड एवरी एग्रीगेटर टू अपलोड डिटेल्स ऑफ एंगेज्ड वर्कर्स। और जो भी एग्रीगेटर्स है इनको क्या कहा जाता है, एग्रीगेटर्स कहा जाता है ना। जैसे ओला उबर है ना, तो इन्हें भी क्या कहा जाता है, एग्रीगेटेड कैब सर्विसेज कहा जाता है ना, क्योंकि ये इकट्ठे कैब बहुत सारा रखते हैं और जो भी डिमांड आ रहा है तो फिर वो उस पूल में से डिमांड देते रहते हैं, राइट। सो प्लेटफॉर्म की तरफ से ये चाहिए कि जितने भी एंगेज्ड वर्कर्स है, जितने भी लोगों को आप काम पे रख रहे हो, उनका एक डिटेल्स इकट्ठा रखो, है ना, एंड अपडेट देम एवरी क्वार्टर इनको वो अपडेट करना रहता है। दिस सेंटर में ऑल्सो नोटिफाई एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस। सेंटर और एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी आगे नोटिफाई कर सकता है। इन एनी केस अ वर्कर मस्ट हैव एंगेज्ड फॉर एटलीस्ट 90 days विद एन एग्रीगेटर और 120 क्यूमुलेटिव डेज अक्रॉस एग्रीगेटर्स इन द फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो कह रहे हैं कि एक वर्कर को कम से कम 90 दिन एक एग्रीगेटर के साथ में, या तो किसी एक प्लेटफॉर्म पर 90 दिन, या फिर कुल मिला के मान लो कोई कुछ दिन उसने ब्लिंकिट पे काम कर लिया, कुछ दिन जोमेटो पे काम कर लिया, राइट। सो 120 क्यूमुलेटिव मतलब टोटल डेज होने चाहिए अक्रॉस एग्रीगेटर्स इन द फाइनेंशियल ईयर। साल भर में या तो 120 दिन इकट्ठे होने चाहिए, या तो एक एग्रीगेटर के साथ में 90 डेज होना चाहिए, है ना। However, one calendar day can count as multiple days if a worker earns via multiple aggregators that day। कह रहे हैं कि भाई उसी दिन अगर कोई एक वर्कर है जो मल्टीपल एग्रीगेटर्स के साथ में काम कर ले रहा है ना, मान लो जोमेटो में भी काम कर लिया, ब्लिंकिट में भी काम कर लिया, है ना। सो मल्टीपल एग्रीगेटर्स के साथ में काम कर लिया तो उनका एक दिन काउंट नहीं होगा, वो मल्टीपल डेज काउंट हो जाएगा, है ना। If this helps workers qualify faster, it does not constrain platforms on how they organize work। उन्होंने प्लेटफॉर्म्स को कंस्ट्रेन नहीं किया है, कोई भी सीमा नहीं लगाई है कि वो काम को कैसे ऑर्गेनाइज करें। The windows could also penalize workers for caregiving work or those responding to a demand slump beyond their control, है ना। To these ends, the draft rules need to be redesigned। जब हम ये चीज़ें देख रहे हैं, to these ends मतलब इन चीज़ों को देखते हुए जो ड्राफ्ट रूल्स बनाए गए हैं उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। Need to be redesigned so that the social security they promise is accessible। जो वो सोशल सिक्योरिटी की प्रॉमिस कर रहे हैं वो एक्सेसिबल हो सके एंड सिक्योर हो सके। प्रैक्टिस में मतलब जब लागू हो रहा है तो वो एक्सेसिबल मतलब सबको मिल रहा है और सिक्योर भी है। फॉर इंस्टेंस द 90 एंड 190 डे थ्रेशोल्ड्स मस्ट इंक्लूड एक्सप्लिसिट प्रोटेक्शंस। कह रहे हैं कि जो 90 दिन का या 120 दिन का थ्रेशोल्ड यानी कि जो लिमिट रखा है ना, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, तो ये सब जो रखा है तो उसमें एक्सप्लिसिट प्रोटेक्शन होना चाहिए कि भाई बीमार है, मेटर्निटी या फिर डिमांड कोलैप्सेस है ना तो शुड नॉट लैप्स बिकॉज अ वर्कर हैड अ बैड क्वार्टर। मतलब किसी वर्कर का एक बैड क्वार्टर था, मान लो 3 महीने वो बेचारा बीमार रहा या कोई भी दिक्कत रही, घर में कोई बीमार रहा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उनका जो प्रोटेक्शन है वो रहना चाहिए, वो लैप्स नहीं होना चाहिए। द रूल्स शुड ऑल्सो स्पेसिफाई व्हाट बेनिफिट्स एग्जिस्ट। अब जो रूल्स ड्राफ्ट रूल्स बनाए गए हैं उसको स्पेसिफाई भी करना है कि क्या बेनिफिट मिलेगा। हमने बोल तो दिया कि इनको बेनिफिट मिलना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन क्या वो भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। हाउ डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व। मान लो कि अगर किसी कंपनी के साथ में किसी वर्कर का कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो रिजॉल्व कैसे होगा। हाउ डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व। द मिनिमम बेनिफिट्स द सोशल सिक्योरिटी फंड will support and a time bound claims and appeals process not dependent on platforms goodwill। प्लेटफॉर्म्स गुडविल मतलब हाँ ठीक है, प्लेटफॉर्म के साथ में अच्छा सब बना के रखेंगे तभी अगर कोई डिस्प्यूट हुआ या कोई सपोर्ट चाहिए तो वो मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म के गुडविल पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो सोशल सिक्योरिटी फंड है वो कितना सपोर्ट करेगा, कितना टाइम बाउंड मतलब समय रहते अगर कोई दावा कर रहे हैं, कोई क्लेम कर रहे हैं तो कितने टाइम लिमिट में उनको मिल जाएगा, है ना। और अपील्स प्रोसेस, मान लो अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो वापस से कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई कंप्लेन किया है ना, तो आपने कंप्लेन किया तो वो टाइम मतलब लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर जल्दी सॉल्व हो जाए। मान लो सोल्यूशन से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप किसी को जाके कह सके, है ना। अपील्स प्रोसेस भी होना चाहिए। फाइनली एग्रीगेटर्स शुड गिव एवरी वर्कर अ पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ जॉब। और फाइनली ये जो एग्रीगेटर्स हैं
इनको एक होना चाहिए इनके ऊपर कोई रूल कि वो एवरी वर्कर को पीरियोडिक स्टेटमेंट देते रहें जॉब का। आवर्स लॉग्ड मतलब कितना कितने घंटे काम किए, अर्निंग्स एंड डिडक्शंस कितना उनका अर्निंग हुआ है, कितना डिडक्शन हुआ है, एंड वर्कर्स मस्ट बी एबल टू कंटेस्ट इरेग्युलर डेटा। और अगर उस डेटा में कोई प्रॉब्लम है, कुछ इरेग्युलर डेटा है, मतलब कुछ गलती हुई है, तो इसको कंटेस्ट कर पाए वर्कर्स कि हाँ बोल सके, बता सके कि हाँ भाई इधर गड़बड़ है, ये हिसाब सही नहीं हुआ है। विदाउट दीज चेंजेस, अगर ये बदलाव नहीं लाए हैं तो द न्यू रिजीम विल लीव द इनसिक्योरिटी दैट प्रोड्यूस्ड द स्ट्राइक्स स्ट्रक्चरली इंटैक्ट। कह रहे हैं कि जिस इनसिक्योरिटी की वजह से ये स्ट्राइक हुआ था, तो अगर ये चेंजेस नहीं लाए गए तो वो स्ट्राइक का जो मुद्दा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा इस न्यू रिजीम के बाद भी, अगर इन बदलावों पे काम नहीं किया गया तो। राइट नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल? सेलिब्रेटरी तो बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि हमने कई सारे प्रॉब्लम्स की बात की है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके कई सारे प्रॉब्लम्स या कई सारे उनके मुद्दे एड्रेस अभी नहीं किए गए हैं, है ना। न्यूट्रल और डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है, बिकॉज वी हैव सेड क्लियरली कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये चीज़ ऐड नहीं हुआ है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। जब हमारा ये टोन है कि देखो ये दिक्कत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करके देख लो, तो हमारा टोन कैसा है? रिफॉर्म ओरिएंटेड है। क्रिटिकल तो है ही, क्रिटिकल के साथ साथ हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है ये गलत है, लेकिन इसमें ये चीज़ हमें ऐड ऑन कर लेना चाहिए। हमने कहा ना कि अगर ये चीज़ें ऐड ऑन नहीं हुई तो हमारा जो न्यू रजीम है ये जिस मुद्दे की वजह से स्ट्राइक हुआ था उसको स्ट्रक्चरली इंटैक्ट रखेगा, वैसा ही रखेगा, है ना। डिसमिसिव और सरकास्टिक नहीं है। राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई डू गिग वर्कर्स स्ट्राइक्स रिमेन अर्जेंट डिस्पाइट न्यू लेबर लॉज? कह रहे कि नए लेबर लॉज आ गए हैं लेकिन इसके बावजूद जो गिग वर्कर्स हैं इनका स्ट्राइक अर्जेंट है। क्यों? अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग, द रूल्स कंप्लीटली एक्सक्लूड गिग वर्कर्स फ्रॉम लेबर प्रोटेक्शन। क्या इन रूल्स ने लेबर प्रोटेक्शन से टोटली गिग वर्कर्स को एक्सक्लूड कर रखा था? नहीं, है ना, टोटली तो नहीं, खाली सोशल सिक्योरिटी में कुछ चीज़ में इनको इंक्लूड नहीं किया है और कुछ चीज़ों में इंक्लूड कर रखा है। राइट, सो टोटली एक्सक्लूड नहीं किया है, कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं किया है। गिग वर्कर्स आर ओनली इंक्लूडेड अंडर सोशल सिक्योरिटी, है ना, तो गिग वर्कर्स को सिर्फ सोशल सिक्योरिटी में इंक्लूड किया, नॉट वेजेस और वर्किंग कंडीशन। किस स्थिति में काम कर रहे हैं, क्या इनके वेजेस होने चाहिए, इस पर कुछ काम इनके लिए नहीं किया गया है ना। तो यस, दिस इज द आंसर। The rules increase platform control over workers, नहीं, police intervention, discourage negotiation, नहीं। What is a key concern raised about the 90 and 120 day eligibility thresholds for social security? Social security भी अगर आपको पाना है नए रेजिम में तो आपको 90 और 120 डे वाला जो एलिजिबिलिटी है वो मानना पड़ेगा। तो क्या कंसर्न रेज किया गया है, क्या चिंता जताई गई है इस एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड के बारे में? They are too lenient on workers. They reduce platform profitability. They may unfairly exclude workers due to illness or demand slumps. Yes. अब मान लो कि अगर काम ही नहीं है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, है ना, काम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ ही नहीं रहे, कोई छोटा एरिया है वहाँ पे इतने डिमांड्स नहीं आ रहे हैं ठीक है, डिमांड स्लम्प है, या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो गया है कि वहाँ पे ज़्यादा डिमांड नहीं आ रहा है ना। अब बंदा तो काम करना चाहता है लेकिन उसको 90 दिन का काम नहीं मिला, तो क्या वो काम तो कर रहा है, तो क्या उसको सोशल सिक्योरिटी से एक्सक्लूड कर देना चाहिए? यही तो चिंता जताई गई है ना। तो क्या कह रहे हैं वो? दे में अनफेयरली एक्सक्लूड वर्कर्स ड्यू टू इलनेस और डिमांड स्लम, या तो वो बीमार है या तो डिमांड ही उतना ज़्यादा नहीं है उस एरिया में या उस जगह पे, है ना, तो अनफेयरली वो एक्सक्लूड हो सकता है ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स से, है ना। नाउ रेंडरिंग द स्ट्राइक मोर अर्जेंट, इसका मीनिंग क्या है? रेंडरिंग, ये जो वर्ड है रेंडरिंग, मतलब रेंडरिंग मतलब मेकिंग द स्ट्राइक, कॉजिंग, है ना, सो मेकिंग और कॉजिंग। प्रिवेंटिंग तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, है ना, प्रिवेंटिंग अवॉइडिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब हमने इतने सारे आइडेंटिफिकेशंस किए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ठीक है। आपको ये एडिटोरियल्स का पीडीएफ कहाँ मिलेगा बच्चों? इंग्लिश विद सुमन शर्मा, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इनका, जस्ट 1 मिनट,
ये ज़्यादा जूम में हो जाता है, ठीक है। चलो ट्राई दिस अ बिट इफ इट वर्क्स। इट्स नॉट, चलिए कोई नहीं, इसको बाद में देख लेंगे। इंग्लिश विद सुमन शर्मा, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको वोकैबुलरी का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप ये ग्रामर क्वेश्चन आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पॉज करिए स्क्रीन को यहीं पर, वीडियो को यहीं पर आप पॉज करेंगे और यहाँ पे आपको जो सेंटेंसेस दिए हैं आप उसको ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से पढ़ के आप मुझे बताएंगे कि किस सेंटेंस में आपको गड़बड़ लग रहा है और क्या एरर लग रहा है। नाउ कमिंग टू द GS क्वेश्चन रिलेटेड टू द एडिटोरियल टुडे। जो ड्राफ्ट रूल्स डिस्कस हुए हैं इन द पैसेज, ये किस लेबर कोड से रिलेटेड है? कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, या फिर ऑक्यूपेशनल कोड? किस कोड से ये रिलेटेड है? ये भी पैसेज बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मैं चाहती हूँ आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करें। अब ये जो करंट ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल्स हैं, है ना, अभी ये कौन से ड्राफ्ट रूल्स हैं? सोशल सिक्योरिटी रूल्स हैं। इनको एडिक्वेटली क्या ये जो गिग वर्कर्स हैं इंडिया में, क्या जो इनसिक्योरिटी ये फेस करते हैं, क्या इस इनसिक्योरिटी को करंट ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल्स ने एडिक्वेटली एड्रेस किया? जो भी इनसिक्योरिटी, अनिश्चितता गिग वर्कर्स इन इंडिया फेस कर रहे हैं आज के समय में, क्या उसको जो ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल्स है उसने एड्रेस किया? यस और नो। अगर एड्रेस किया तो कैसे? अगर एड्रेस नहीं किया तो कैसे नहीं किया? डिस्कशन पॉइंट है ये, तो आप अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर है, इन पॉइंट्स को आप पढ़िए। अगेन आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके इन पॉइंट्स को एक बार ज़रूर पढ़िए, ताकि आपका एक ओपिनियन फॉर्म हो सके। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू एक स्टेज होता है आपके सिलेक्शन का, वहाँ पर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिस पर आपका ओपिनियन और आपका थॉट प्रोसेस, आपका एनालिटिकल माइंड चेक होता है। वहाँ पे कुछ तो कंटेंट होना चाहिए, तभी आप अपना थॉट प्रोसेस, हो सकता है कि आपका दिमाग अच्छा है, आपका एनालिसिस अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, उस टॉपिक के ऊपर कोई नॉलेज नहीं, तो आप बोल नहीं पाएंगे, आप अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज रीड अबाउट थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। इफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल हैज़ कम इन टू द एडिटोरियल, इट होल्ड्स सम वैल्यू, है ना। तो डेफिनेटली आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ना चाहिए और पढ़ के अपना ओपिनियन डेवलप करना चाहिए। एंड अपना ओपिनियन एक बार आपने फॉर्म कर लिया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। राइट स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद एवरीवन।